चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अब पूरे देश की नजरें हैं इसरो के अगले मिशन आदित्य L1 मिशन पर। यह मिशन सूरज के पास होगा। जी हां, सूरज में जाएंगे नहीं, लेकिन सूरज के पास का यह मिशन होगा। क्या इसके मायने हैं और क्या इसकी जरूरत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेस इंडिया से योगेश कुमार जोशी मौजूद हैं। योगेश, सबसे पहले तो यह समझना चाहेंगे क्या है ये आदित्य L1 मिशन? सो मैम, अगर हम आदित्य शब्द की बात करते हैं तो आदित्य एक पर्यायवाची शब्द है सूरज के लिए। अब आदित्य मिशन अगर हम कहते हैं तो इसरो ने काफी पहले एक मिशन प्लान किया इस सीरीज में कि हमें अपना सोलर सिस्टम एक्सप्लोर करना है। हमने स्टार्टिंग करी चांद से 2008 में चंद्रयान-1 के साथ। उसके बाद हम मंगल पर गए। अब अगला स्टॉप क्या होना चाहिए, तो सूरज हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। आदित्य मिशन जो शुरू में केवल धरती के आसपास घूमकर सूरज को स्टडी करने वाला था, किंतु इसरो ने सोचा कि ठीक है, इफ वी हैव टेक्नोलॉजी, हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए और बेस्ट पॉइंट से सूरज को ऑब्जर्व करना चाहिए। इस केस में मिशन का नाम बदला गया आदित्य, साथ में जोड़ा गया L1, और L1 का मतलब है ऐसा पॉइंट जहां से सूरज को ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो दर्शकों के लिए हमारे पास तस्वीरें भी हैं। ये एक तस्वीर नजर आ रही है, आदित्य L1 मिशन की तस्वीर है। L1 क्यों और क्या है, अगर आप समझा पाए तो मैम, L1 जैसे L जो शब्द है वो लैग्रैंज पॉइंट के लिए बोला जाता है। तो अगर मैं बात करता हूं सूर्य और धरती, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जहां पे ग्रेविटी दोनों बॉडीज की एकदम बैलेंस हो जाए, हमारा स्पेसक्राफ्ट मिनिमम फ्यूल के साथ एक स्टेबल ऑर्बिट में रह पाए और बिना किसी रुकावट के, बिना कोई चीज सामने आए, आराम से सूरज को देख सके, वो पॉइंट है आपका L1। तो आप देखेंगे सूर्य एकदम बीच में है, ये धरती का ऑर्बिट है जिसमें आपकी धरती घूमती है। इसके साथ इन दोनों के बीच में धरती से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट है L1, लैग्रेंज पॉइंट। इस सिस्टम में कुल 5 पॉइंट होते हैं। हमने L1 को चुना है क्योंकि वो बिल्कुल धरती और सूरज के बीच में है और बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई चीज बीच में आए, हमें कॉन्टिन्यूअस कवरेज दे सकता है सन का। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके के एक्लिप्स की बात करें या कुछ और ऑब्स्टिकल नहीं आएगा अगर हम इस पॉइंट पर रहेंगे। ये तस्वीर जरा अगर आप देखें, बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है कि ये पूरा अर्थ का ऑर्बिट है। यहाँ अर्थ है, यहाँ पर सन है और ये बीच का पॉइंट है, अर्थ और सन के बीच का ऐसा पॉइंट जहां से सीधा सन को ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन सन की जब हम बात करते हैं योगेश, तो क्या किस तरीके का है सन, कैसा है? जैसे हम देखते हैं एक ऑरेंज कलर का गोला जो हमें नजर आता है, वैसा शांत है? तो मैम, सूरज की हम बात करते हैं, पहले हम शुरुआत करते हैं पुराने समय से, जब हम सूरज को भगवान की तरह पूजा करते थे। बिकॉज धरती पे जो लाइफ है वो सूरज की वजह से ही पॉसिबल है। जब तक हमारे पास टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेटरीज नहीं थी, तब तक हम समझते थे सूरज एक ऑरेंज बॉल की तरह आपको नजर आता है। किंतु जब हमारे पास ऑब्जर्वेटरीज आई, हमने सन को स्टडी करना शुरू किया, तो हमें ये समझ आया सन एक स्टेबल बॉडी नहीं, एक स्टैटिक नहीं, इट्स अ वेरी डायनामिक बॉडी, जहां पे हर सेकेंड तूफान आ रहे हैं। किस चीज के तूफान? गैस के तूफान। सो सूरज बना हुआ है आपका प्लाज्मा से, जो बहुत ही ज्यादा हॉट आयनाइज्ड गैस है। अब अगर आप उसका, सूरज का अगर आप एक पिक्चर देखते हैं, तो हम जो देखते हैं वो हमें दिखता है एक ऑरेंज कलर का गोला। लेकिन आप अगर सूरज के बिल्कुल पास जाते हैं तो आपको समझ आएगा कि वहां पे हर सेकेंड मिलियंस ऑफ फ्यूजन हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर जा रही है, और उसका जो प्लाज्मा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। हर सेकंड में वहां से लाखों पार्टिकल इजेक्ट हो रहे हैं। तो एक बार इसको समझने की भी अगर कोशिश करें तो किस तरीके का है सूरज, ये जो बता रहे हैं, ये लगातार बोल रहे हैं कि सिंपल सा नहीं दिखता है, कोई और। हाँ, तो ये सूरज है। तो मैम, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे सूरज का एक बहुत ही ज्यादा क्लोजअप है। आप देख रहे हैं कैसे प्लाज्मा बाहर आ रहा है सूरज से। सूरज का सरफेस जितना शांत हमें नजर आता है, जितना शांत हमें समझ आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर आप देखेंगे सूरज से काफी सारे पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली बाहर आते जा रहे हैं, जिनको आप कोरोनल मास इजेक्शन, सन के अंदर से निकलने वाले पार्टिकल्स जो काफी दूर तक जाते हैं, वो होता रहता है। सूर्य पे कहते हैं कि काफी सारे ब्लास्ट होते हैं, उसको सिंपल भाषा में हम समझे, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। अगर मैं आपको कुछ विजुअल्स और दिखाऊं जहां हमने सूरज का पूरा डिस्क देखा, तो आप यहां से समझ सकते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये रिकॉर्डेड जो सन है, जिस तरीके का वाकई सन दिखता है, ये एनिमेशन नहीं है, ये उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार इसमें, जैसे आम शब्द में अगर कहें, विस्फोट हो रहे हैं या तूफान आ रहे हैं, और किस तरीके के लगातार ये जो बात कर रहे हैं कि स्टेबल नहीं है। ये तस्वीरों में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी लगातार होती जा रही है। और इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि इस मिशन का हासिल क्या है, इससे क्या मिलने वाला है,
कैसा रूट रहेगा, क्योंकि हमने चंद्रयान के टाइम पे देखा था ऑर्बिट है, आप बाहर निकले अर्थ से, फिर आप लूनर ऑर्बिट में चले गए। इसके लिए अगर बात करें तो किस तरीके का रूट रहेगा, अगर हम समझ पाए तो मैम हम डायरेक्टली इसको समझ सकते हैं एक तरीके से। इसरो इस बारी PSLV रॉकेट का यूज करने वाला है L1 मिशन के लिए। ये वही रॉकेट है जिसको हमने चंद्रयान और मंगलयान के समय पे यूज किया था। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये रॉकेट हमें कहां तक पहुंचा सकता है। तो ये रॉकेट हमें पहुंचाएगा लोअर अर्थ ऑर्बिट में। जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे, ये धरती है, धरती के पास ये जो ग्रीन सर्कल है ये आपका होगा लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद धीरे धीरे इसको मैनूवर किया जाएगा, इसमें कुछ इंपल्स थ्रस्टर्स यूज करे जाएंगे, उसका ऑर्बिट धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। एंड एक समय ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसको अर्थ की ग्रेविटी या अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर भेजा जाएगा। वहां से बाहर जाने के बाद ये लगभग 4 महीने की यात्रा तय करेगा और पहुंचेगा L1 पॉइंट के नजदीक, जहां पे इसको प्लेस किया जाएगा। बिकॉज L1 पॉइंट एक पॉइंट है, हमें उस पॉइंट पे नहीं रहना है, हमें उसके अराउंड एक ऑर्बिट में घूमना है। तो ये स्ट्रेट जा रहा है, इसके बाद इसका स्पीड चेंज करके मैनूवर करके इसको एक हेलो ऑर्बिट में पॉइंट L1 के अकॉर्डिंग उसके साइड में एक ऑर्बिट में भेजना है, जो ऑर्बिट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि L1 पॉइंट पे नहीं रहेंगे हम, L1 पॉइंट के ऑर्बिट पे लगातार घूमते हुए रहेंगे, जिससे कि ये आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही ये अर्थ के SOI से एग्जिट हुआ है, एक रूट बना लिया है, तो L1 पॉइंट के आसपास इस तरीके से ये जो बेसिकली ये एक ऑब्जर्वेटरी रहेगी। क्या हासिल होने वाला है इस मिशन से? तो मैम हमने जैसे अभी देखा कि सूरज एक बहुत ही ज्यादा डायनामिक बॉडी है। सूरज से हर सेकेंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं। दूसरी बात, जब हम चीजों को देखते हैं तो वो केवल 5% है जो चीजें हमारी आंखें देख पाती हैं। इसके अलावा जो बाकी का 95% इंफॉर्मेशन है वो बाकी वेवलेंथ में, जैसे मान लीजिए रेडियो वेव्स में, एक्सरे वेव्स में, गामा वेव्स में आता है। अगर मैं धरती की बात करता हूं तो धरती के आसपास पूरा एक एटमॉस्फेयर है, पूरा वायुमंडल है, जो इनमें से काफी सारी रेज को ब्लॉक कर देता है। तो अगर हम सन को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी वेवलेंथ में सूरज को स्टडी करें। अगर सभी वेवलेंथ में सूरज को स्टडी करना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम स्पेस में जाएं। तो इसके लिए हम आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करते हैं। जब आप स्पेस में जाते हैं, अब पूरा सौर मंडल का जो वातावरण है वो सन से कंट्रोल होता है, क्योंकि सन सबसे बड़ा बॉडी है, पेरेंट स्टार है, हर समय पार्टिकल इजेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है ओवरऑल। तो किस तरीके के पार्टिकल सन इजेक्ट करता है। दूसरी बात, जब आप सन के बारे में या सन के आसपास पार्टिकल्स देखते हैं कि उनकी एनर्जी कितनी है, इन सभी चीजों को अगर आपको स्टडी करना है इसलिए जाना जरूरी है। तीसरी बात, जब हम सौर मंडल मतलब सूरज के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, तो अगर आप उसको स्टडी करते हैं, एक बहुत विचित्र बात है सूरज के बारे में कि अगर आप सूर्य के कोर से एकदम सेंटर से जब तक उसके सरफेस पे आएंगे तो 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस ये तापमान है सूरज के कोर का। सरफेस का टेम्परेचर, जो सरफेस हमें नजर आता है, उसका तापमान करीब करीब 6000 डिग्री के आसपास है। किंतु जब आप उससे ऊपर आते हैं, अब एक तरीके से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, आगे भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन सूर्य के केस में विचित्र बात यह है कि उस 5000 6000 के बाद टेम्परेचर फिर से 1 मिलियन और 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब ये हीटिंग कैसे हो रही है, इस चीज को समझने के लिए सूर्य के पार्टिकल्स को, उनके मोशन को, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आदित्य L1 इन सभी में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया कि मेनली जो सूरज से निकल रहे पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडीज करने का काम जो है वो ये ऑब्जर्वेटरी करेगी। एक टर्म आ रहा है कोरोनल मास इजेक्शन, अगर आप लेमैन को समझा पाएं कि ये क्या है और क्या इससे हमारी जिंदगी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई फर्क पड़ता है, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शायद उसकी स्टडीज भी आदित्य L1 ने करनी है। तो मैम ऐसे समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सन हर सेकेंड कुछ पार्टिकल्स, हाई एनर्जी पार्टिकल्स एमिट करता है। ये सन का डेली का काम है। हर सेकेंड में लाखों पार्टिकल, करोड़ों पार्टिकल एमिट होते हैं। किंतु जब मैं बात करता हूं कोरोनल मास इजेक्शन की, तो सन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एक तरीके का पर्टिकुलर बिहेवियर है। हर 11 साल में मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होती रहती है। तो जिस समय मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, उस समय पे सूरज के अंदर से पार्टिकल्स, प्लाज्मा, हॉट प्लाज्मा बाहर आता है। तो वो प्लाज्मा जब काफी ज्यादा क्वांटिटी में बाहर आता है, सन बिकॉज एक स्फेयर है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन
कई बारी वो धरती की तरफ आता है। अब ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, तो ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स हमारे जो रेडियो सिग्नल्स हैं उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। पहले ये हो चुका है, शिकागो की तरफ में ब्लैकआउट हो चुका है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस को ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। धरती पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे अभी भी जो पोलर रीजन है वहां पे ऑरोरास देखे जाते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले कुछ ऑरोरा लद्दाख के रीजन में भी देखे गए थे। तो ये सभी इंपैक्ट हो सकते हैं। अब डायरेक्ट इंपैक्ट ह्यूमन पे क्या है, तो ह्यूमन इस वजह से बच जाते हैं क्योंकि धरती के पास मैग्नेटिक फील्ड है जो काफी सारे सोलर पार्टिकल्स का जो इफेक्ट है उसको कैंसल आउट कर देती है। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, टीवी ट्रांसमिशन या सिग्नल ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम। तो ये सभी प्रॉब्लम हमें कोरोनल मास इजेक्शन या सन के हाई एनर्जी पार्टिकल्स की वजह से होते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हम इस मिशन की बात कर रहे हैं, आदित्य L1 मिशन की बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से भारत में बना हुआ, भारत की टेक्नोलॉजी से बना हुआ, तो जिस मास इजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, कोरोनल मास इजेक्शन की, इसको लेकर आदित्य L1 वॉर्न भी करेगा और इसको स्टडी भी करेगा। तो आदित्य L1 क्या करेगा, जो सोलर ये कह लीजिए आप कोरोनल मास इजेक्शन धरती की तरफ है, अगर आदित्य L1 कोई भी मास इजेक्शन होता हुआ देखता है तो एक तरीके से हमें पहले एक वार्निंग मिल जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स को कुछ समय लगता है आने में, तो हमें एक अर्ली वार्निंग मिल सकता है। ऑलरेडी हमारे पास कुछ स्पेस क्राफ्ट हैं स्पेस में जिनसे हमें वार्निंग मिलता है। तो आदित्य L1 भेजने से हमें फायदा क्या है, अब एक तो इंडियन टेक्नोलॉजी जहां पे हम ये वार्निंग्स डिटेक्ट कर पाएंगे, दूसरी बात हम खुद को तैयार कर पाएंगे। ठीक है, एक बार हम देखें अगर कि जिसकी बात आप कर रहे थे कि किस तरीके से ये इस तरीके का कुछ होता है जो आप बोल रहे हैं कि बाहर की तरफ आता है और कहां पर किस तरफ छिटके वो मालूम नहीं चलता है। तो मैम अगर आप सूर्य को देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, एक ऑब्जर्वेटरी है L1 पॉइंट पे ही सोहो, उसके द्वारा ये फुटेजेस लिए गए हैं। मैंने बताया यहाँ पे आप देखेंगे बीच में एक सर्कल है जिसमें हमने सन के डिस्क को ब्लॉक किया है। लेकिन आपने अभी देखा जो एक इरप्शन हुआ, ये इरप्शन में थोड़ा सा इस वीडियो को पीछे ले जाता हूँ। तो हमने ये पूरे डिस्क को ब्लॉक किया हुआ है। अब सन के डिस्क को ब्लॉक करने से हम इसके कोरोना जो उसके आउटर लेयर्स है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं पार्टिकल्स कितनी स्पीड से एक ब्लास्ट की तरह बाहर आते हैं, इसको आप कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। अब ये कितने भी डिस्टेंस तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। अब अगर ये धरती की तरफ आते हैं तो हमें नुकसान है, अगर ये किसी और पॉइंट पे जाते हैं तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर धरती की तरफ आते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है, और ये सन के बिहेवियर के बारे में भी बताता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इसको स्टडी करें। ये आप देख सकते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। देखिए ये तस्वीरों में आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ आएगा, जैसे कि इसमें कैच किया जा रहा है ये सन है, और सन के आसपास थोड़ा सा मैं एक बार पीछे चल के इसमें आप देखेंगे थोड़ी क्लैरिटी से नजर आएगा। इसको आप बहुत ध्यान से देखें तो ये किस तरीके से इरप्ट हो रहा है वो नजर आ रहा है, और इसी की स्टडी और इसके पार्टिकल्स की स्टडी करने का काम जो है, ये देखें ये इस तरीके से बाहर आ रहा है। और जैसे कि योगेश ने बताया कि ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन अर्थ की तरफ भी आ सकता है। अर्थ अभी तो सेफ है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन आपने बताया कि ऐसा भी हुआ है कि उसके बावजूद भी अर्थ तक पहुंची है ये। कोई केस भी आप शायद बोल रहे थे कि अमेरिका में ऐसा कुछ हुआ है, तो क्या इफेक्ट्स देखने को मिले हैं? तो मैम देखिए, अगर मैं सोलर पार्टिकल्स की बात करता हूं, क्योंकि हमारी धरती सेफ है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड का जब सन के पार्टिकल्स जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं। अब धरती का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल से निकलता है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाता है। तो जब मैं बात करता हूं सन के पार्टिकल्स के आने की, तो जब सन के पार्टिकल्स आते हैं वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड के साथ ट्रैवल करना शुरू करते हैं। तो अगर धरती का मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए यहाँ पे धरती है, साइड में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो पार्टिकल्स ऐसे आएंगे एंड उनके ज्यादा चांसेस है कि इक्वेटर की तरफ वो धरती पे नहीं पहुंच पाते, किंतु पोल्स के पास वो धरती पे पहुंचते हैं, जहां पे हमारे आयनोस्फेयर में वो गैसेस से रिएक्ट करके वहां पे हमें बहुत ब्यूटीफुल ऑरोरास दिखाते हैं, जिनको हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं आम लोगों के लिए। हाँ जी, नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स जिनको हम कहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल फिनोमेना। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, इनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने आपको केस बताया था, ये 1989 में केस हुआ था एक, जहां पे एक यूएस के एरिया क्यूबेक में पूरा ब्लैकआउट हो गया था। बहुत रिसेंटली, अभी कुछ 1 या 2 महीने पहले भी ऐसा एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया था। जनरली ये फिनोमेना हायर लैटिट्यूड, मतलब 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, इस जगह पे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो
आम भाषा में समझें तो इनका कहना यह है कि कोरोनल मास इजेक्शन जो है वो अभी तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी वो ट्रैवल कर जाता है। और असर की अगर बात करें तो उन्होंने जैसे बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये पूरा जिस तरीके मतलब बेसिकली जो आप इलेक्ट्रिक सामान इस्तेमाल करते हैं उन सब चीजों पे, इलेक्ट्रिक सामान या सैटेलाइट से जुड़ा सामान। मैम ऐसे देखिए, आप मान लीजिए एक वायर जा रहा है, ठीक है, तो हमारे ट्रांसमिशन लाइंस क्या है, एक पॉइंट से इलेक्ट्रिसिटी आप दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब अगर उसी वायर में अगर आप एक्स्ट्रा करंट दौड़ा दें तो आप समझ सकते हैं वहां पे शॉर्ट सर्किट होना तय है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स अब ये जब आते हैं, ऑलरेडी एक वायर में कुछ करंट जा रहा है, ये वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हुआ ये खतरनाक बन जाता है। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट, अब क्योंकि हमारे पास काफी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इतने ज्यादा अच्छे हैं, इंसुलेटेड हैं, जिनसे हम अब इतना प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये चीजें हों, लेकिन फिर भी 0% से ज्यादा ही है। तो यस, देयर इज ऑलवेज सम प्रोबेबिलिटी कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन नकार नहीं सकते हम इसको। ठीक है, तो यानी कि जैसे समझा रहे थे, शॉर्ट सर्किट ना हो और अगर होने वाले हो तो उससे पहले एक एडवांस वार्निंग मिल जाए और स्टडी हो जाए कि ये तमाम चीजें क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट योगेश ने यहाँ पर बताया कि सन का टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अंदर कोर में बहुत ज्यादा होता है, जिस सरफेस को हम देखते हैं उसमें कम हो जाता है, और उस सरफेस से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं फिर से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये डिफरेंसेस क्यों है, ये इनके बारे में मालूम तभी चलेगा जब आप सन से रिलेटेड चीजें, पार्टिकल्स, उसका एटमॉस्फेयर रीड कर पाएंगे। और हमारे देश के लिए यही काम करने वाला है आदित्य L1 मिशन, यानी कि सूरज किस तरीके का बिहेव करता है, कैसे बिहेव होता है, कैसा टेम्परेचर है, वो तमाम चीजों की स्टडी आदित्य L1 मिशन करेगा। 2 सितंबर को 11:50 पर इस मिशन को भेजा जाएगा और जितनी दूरी है उस हिसाब से हिसाब लगाया जा रहा है कि 4 महीने का वक्त लगेगा अर्थ से L1 पॉइंट पर पहुंचने में आदित्य मिशन को, और उसके बाद ये ऑब्जर्वेटरी वहां रहेगी। बताया जाता है कि ऑब्जर्वेटरी जो है वो लंबे समय तक रहती है, लंबे ड्यूरेशन के लिए उनको भेजा जाता है। ऐसे में स्टडीज हमारे पास चांद के बाद अब सूरज से भी आएंगी और चांद के बाद हम सूरज के भी एक कदम और करीब पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।